नमस्कार, मैं ऋषभ गौतम। स्वागत है आपका द फैक्ट्स विद ऋषभ के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियल भटनागर। तो आज हम इनसे जानेंगे कि फिजियोथेरेपी को लेके हमारी सोसाइटी में क्या क्या मिथ्स हैं और फिजियोथेरेपी किन लोगों के लिए ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर प्रियल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन ऑनर कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रियल, फिजियोथेरेपी को लेके हमारी सोसाइटी में क्या क्या मिथ्स हैं? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज है, जबकि फिजियोथेरेपी एक एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जिसमें हम एक्सरसाइज तो उसका एक पार्ट है। हम उसमें जो आपका पेन है या फिर आपका जो प्रॉब्लम है उसकी रूट कॉज को हम ट्रीट करके और आपकी जो मूवमेंट है, फंक्शन, आपका जो बॉडी का फंक्शन है और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर करते हैं। तो इट्स अ फिजियोथेरेपी नॉट एन एक्सरसाइज, कि वो एक्सरसाइज नहीं है। उसमें हम आपका पूरा कहते हैं ना, रिहैब, आपका रिकवरी, वो सब कुछ एक पार्ट है जिसमें आपका असेसमेंट, आपका ट्रीटमेंट और आपका रिकवरी स्टेज वो पूरा कवर करते हैं, कवर होता है। तो फिजियो में ऐसा भी है, हम लोग अगर आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास आते होंगे कि वो बहुत लंबे टाइम से कुछ दर्द को लेकर जूझ रहे होते हैं, तो वो किस हद तक रिकवर कर पाते हैं? क्योंकि अगर टाइम लंबा हो चुका है तो क्या पॉसिबल है? एक्चुअली अभी क्या है, सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस वैसे भी नहीं है। तो कोई भी जब पेन आता है तो पहला तो अपना है कि पेन को, सबसे बड़ा गलती जो करते हैं, पेन को इग्नोर करते हैं लोग, और वो सोचते हैं कि पेन किलर खा लेते हैं सही हो जाएगा। खुद से पहले ट्राई करते हैं कि सही कर लें, बट वो होता नहीं है और फिर वो इतना वर्स हो जाता है, उसके बाद वो घूम फिर के फिजियो के पास आते हैं। तो उस टाइम तक हमारे पास मल्टीपल चीज़ होती है कि अगर हम लोग एक कंडीशन को सही करने गए तो एक कंडीशन सही होने के साथ साथ हमें एक और प्रॉब्लम दिखने को मिलती है कि अगर एक मसल इम्बैलेंस हुआ है तो इधर भी आपका वीकनेस था, इधर भी वीकनेस था। तो इस तरीके से हमको मल्टीपल चीज़ें पता चलती है। तो और क्रोनिक के लिए भी अच्छी है फिजियोथेरेपी। क्रोनिक पेन जिसको आप बोल रहे हैं, उसमें बस ये कि आप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि आपका जो थेरेपी सेशंस है वो आपको 1 मंथ या 2 मंथ लेना पड़ता है, बट उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। ओके। और जैसे हम लोग हमारी सोसाइटी में देखें कि आजकल बहुत एक आम चीज़ हो गई है कि कम उम्र के लोगों को भी पेन की समस्या रहती है, चाहे वो बैक पेन हो, नी पेन हो या गर्दन का पेन हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारी सेडेंटरी लाइफ, कि हम अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी नहीं देते हैं और बहुत लीस्ट पे रखते हैं कि पेन आता है तभी हमने को ध्यान दिया, फीवर आया तो हमने ध्यान दिया। तो फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग जो रूटीन चेकअप करवाते हैं, तो हर एक इंसान को रूटीन चेकअप के साथ साथ एक फिजियो सेशन भी रूटीन में उनको लेना चाहिए, ताकि उन्हें कोई भी इंजरी हो या कोई पेन हो या कुछ बड़ी चीज़ होने से पहले उनको प्रिवेंट करा जा सके। तो ये कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कम एज के जो लोगों में प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है क्योंकि एक तो उनकी मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर अपनी अपर बैक बहुत ज़्यादा वीक है और कोई इंसान या कोई बच्चा, स्टूडेंट काफ़ी टाइम तक डेस्क वर्क कर रहा है और लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो उसका जो वो काम करना है वो उसको ट्रिगर करता है। और जैसे आपका जो अपर बैक है वो अगर वीक है तो आपकी जो ट्रैप्स है, कंधों में जो दर्द है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से आपको नेक पेन हो सकता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए आपको फिजियोथेरेपी सेशंस लेने चाहिए। और जैसे हम बात करें डॉक्टर प्रियल की, एक तो क्या होता है कि किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम होने लगती है तब जाके वो किसी भी डॉक्टर से या हम लोग फिजियो की बात कर रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं। अगर हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, हम ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हमें मतलब डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े? क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को बिल्कुल उस तरीके से जिएंगे कि हर चीज़ का बैलेंस रखेंगे, तो उसके लिए आपके क्या सजेशन है? जैसे कि हम लोग इसके लिए, मेरे पास ये सजेशन सबसे अच्छा है कि सबसे पहली जो गलती हम करते हैं, पेन को इग्नोर करना, वो ना करके हम, जब हमें पेन आ रहा है, मतलब आज हमें लग रहा है कि थोड़ा सा नमनेस है, कल हमें पेन बढ़ रहा है, तो हम उसका वेट ना करें कि अपने आप सही हो जाए। हम उसी टाइम कुछ ना कुछ सर्च करें। आजकल तो वैसे भी चैट जीपीटी और गूगल करके ही लोग आते हैं,
तो आप उतना नॉलेज आप खुद भी गेन कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसी टाइम मसल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, एक्यूट इंजरी है या आपको कोई मसल स्पाज्म हो गया है, तो आप नेक्स्ट डे ही आप फिजियोथेरेपी सेशंस ले सकते हैं। ओके। और हम लोग जैसे बात करें कि स्पेशली फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स को कमर दर्द की शिकायत बहुत आम रहती है और साथ में उनके हील में भी पेन रहता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती है उनकी बॉडी में कि उनको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है एक सर्टन ऑफ एज के बाद में। तो उसका कारण क्या है और उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? एग्जैक्टली तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मदर है हमारी इंडियन वुमेन्स, मैं स्पेशली उनको मेंशन करना चाहूँगी, इनफैक्ट माय मदर ऑल्सो। तो वो लोग क्या करते हैं कि एकदम जब तक उनको एकदम लास्ट तक पेन नहीं आ जाता, वो हार नहीं मान लेती, तब तक वो बिल्कुल घर में किसी को बताती नहीं है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या ध्यान नहीं देती अपनी बॉडी पे। वो अपने बच्चों का, पति का, सब फैमिली का ज़्यादा ध्यान रखने में अपने को बहुत लीस्ट पे रखते हैं। तो उस वजह से भी एक तो रीज़न है। दूसरा वो ये बोल सकते हैं कि उनके अंदर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसका रीज़न ये है क्योंकि एक टाइम के बाद वैसे भी वुमेन्स के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, बोन डेंसिटी उनकी लो होती है। तो मेनोपॉज के बाद तो और भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनको पेन की जो है समस्या ज़्यादा रहती है। हील पेन हो गया, बैक पेन हो गया, और उनका प्रॉब्लम ये कि उनकी जो सेडेंटरी लाइफ है, वो घर का जो काम करती हैं, उनको लगता है कि वो वही उनके लिए एक्सरसाइज है। बट उनकी बॉडी वो चीज़ अडेप्ट कर चुकी है, उनको एक्स्ट्रा वर्क करना ही पड़ेगा उनकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक फीमेल को भी मसल ट्रेनिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें भी फिजियोथेरेपी सेशंस लेने चाहिए और एक्सरसाइज टाइम करना चाहिए, कंटिन्यू एक्सरसाइज। और न्यूट्रिशन भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम, विटामिन B12 और D3 जो है वो आप ले, उससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीविटामिन्स की, तो मल्टीविटामिन्स उनके लिए सूटेबल रहेगा किसी भी फीमेल के लिए? जी, ज़्यादातर लेडीज़ में होती ही है प्रॉब्लम। तो मैं चाहूँगी कि जैसे आप नॉर्मल रूटीन चेकअप करवाते हैं, उसमें अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, और जिससे आपको काउंट्स पता चले कि आपके अंदर क्या डेफिशिएंसी है। तो अगर आप डेफिशिएंसी पूरी करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी रिकवरी भी जल्दी होगी और आपको जो पेन नहीं होगा। हाँ, पेन प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारी जैसे आज की लाइफ में, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो या हम, बहुत एक अहम हिस्सा है फ़ोन और लैपटॉप, टैबलेट, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लोग गुजारते हैं। तो उससे क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारी लाइफ में? देखिए, मैं बोलना चाहूँगी कि अब जो ये फ़ोन और हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ रुक तो सकती नहीं है, ये तो और बढ़ेगी। तो जब हमें पता है कि हमें काफ़ी टाइम तक काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करने वालों को घंटों बैठना है, तो हम उसके साथ में हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि हम कंटिन्यू सिटिंग ना करें, और अपना जो लैपटॉप है या अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अपने आई लेवल के साथ में सामने रखें, अपना डेस्क जो है वो ऊपर की तरफ रखें और चिन के लेवल में रखें, ताकि अपना जो नेक है वो ज़्यादा देर तक झुका ना रखें, सीधा रहे। जी, सीधा रहे, क्योंकि वो ज़्यादा देर झुका रहेगा तो आपको, आपकी जो सर्वाइकल पे लोड पड़ता है वो आपको बहुत इफेक्ट करता है। तो यही कहना चाहूँगी कि एक तो डेली रूटीन में आपका स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आप हफ्ते में, महीने में एक बार सेशन लीजिए, फिजियोथेरेपी सेशन, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में कमी किस चीज़ की है, और उसके हिसाब से आप स्ट्रेंथनिंग घर पे भी कर सकते हैं। और घर पे आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, डेली रूटीन में आप ऐड करिए और साथ में आप अपना काम भी करते रहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई है आपने कि अगर लाइफ में आप, जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप पे कर रहे हैं, लंबी आपकी सिटिंग रहती है, तो उससे आप काम तो, क्योंकि आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन उससे बचने का सिर्फ ये उपाय है, जैसा कि डॉक्टर प्रियल ने बताया, एक तो आपकी सिटिंग पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, और सिटिंग पोजीशन के साथ में आपको कुछ कुछ इंटरवल्स लेने चाहिए। अगर आप लंबे टाइम तक सिटिंग का आपका काम है तो उससे आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो डॉक्टर प्रियल, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी को लेके, तो कई बार क्या होता है कि इंटरनल बॉडी में कुछ ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया या उसका कोई कारण और हो गया,
और वो सोच रहा है कि मुझे फिजियो से कंसल्ट करना चाहिए, तो आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? लाइक हम लोग पहले तो उसका ऑक्यूपेशन देखेंगे कि उसका डायग्नोसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि उसे पेन क्यों आ रहा है। और मान लो काफ़ी फीमेल्स ऐसी पेशेंट्स आते हैं कि हम उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अच्छे से डायग्नोस भी किया है, अच्छे से असेसमेंट भी किया है, लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अगर अब रिलीफ नहीं मिल रहा और उनका पेन जो है वो बढ़ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको एक बार ये टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि जो आपके सिम्टम्स है कि आपको मॉर्निंग में उठते ही स्टिफनेस फील हो रही है, आपको मॉर्निंग में उठते ही ऐसे टायर्डनेस फील हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे ज़्यादा फिर भी आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, कुछ मेमोरी लॉस वाला फील हो रहा है, तो फिर हम लोग उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप एक बार अपना टेस्ट कराएं, डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, वो अपार्ट फ्रॉम फिजियो आप उनको जो भी टेस्ट वगैरह बताते हैं उस टेस्ट से आइडेंटिफाई होता है कि उनको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। बहुत सही बात है। और हम लोग जैसे अगर बात करें फिजियोथेरेपी में, तो फिजियो का साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा रिलेशन है कि कोई कुछ लोग ऐसा होता है कि वो थोड़े से डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपना पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में उनको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें किस हद तक ये फिजियोथेरेपी इफेक्टिव है? जी देखिए, फिजियोथेरेपी में ही नाम ऐड है थेरेपी, तो इट्स अ काइंड ऑफ कि अगर आपको डिप्रेशन है और आप बहुत परेशान है या स्ट्रेस है, तो आपको स्ट्रेस की वजह से आपकी सर्वाइकल पे बहुत लोड पड़ता है और उससे आपको हेडेक रहना और कंफ्यूज रहना, ये सब प्रॉब्लम रहती है। और फिजियोथेरेपी से आप बहुत कहते हैं कि अच्छा असर देख पाएंगे। CPR टेक्निक से बहुत से अलग अलग टेक्निक्स होती है और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं जीडियाट्रिक लोगों में, जो हम उनसे पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट काउंसलिंग से सही कर सकते हैं। ओके। और कुछ हमारे इसमें प्लेसिबो इफेक्ट्स भी होते हैं जो काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें हम लोग यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये इसका कोई ऐसा एज क्राइटेरिया होता है कि किस एज के पेशेंट्स इसके ज़्यादा हैं? सर आजकल तो अडल्ट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा। अडल्ट भी हैं और हम लोग जीडियाट्रिक पेशेंट की भी बात करें तो उनका भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो घर में बुजुर्ग रहते हैं उनके पास सराउंडिंग में इतना कुछ रहता नहीं है, तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की वजह से या फिर उनका कोई पार्टनर नहीं है, तो वो लोनली फील करने की वजह से भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर रहते हैं। तो आप देखेंगे कि काफ़ी बुजुर्ग जो है वो बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं और कंप्लेनिंग करते हैं, तो वो इसी वजह से करते हैं। तो हम उनका भी एक थेरेपी, ग्रुप थेरेपी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। फिजियोथेरेपी में जीडियाट्रिक रिहैब अलग से होता है, जिसमें हम काफ़ी सारे बुजुर्गों की ग्रुप थेरेपी करवाते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उन्हें कुछ लगता है कि कुछ उनकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इससे कहीं ना कहीं उनको बहुत हील होते हैं, अंदर ही अंदर, और अपनी डे टू डे लाइफ में वो अच्छा फील कर पाते हैं। हम लोग अगर बात करें जैसे कुछ लोगों को जैसे स्ट्रोक आ जाता है कभी, तो स्ट्रोक आने के बाद में डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास में रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज शुरू कीजिए। तो उसमें रेशो कितना रहता है कि स्ट्रोक आने के बाद ऑलमोस्ट बॉडी बिल्कुल वैसा मूवमेंट नहीं रह पाता है कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक, तो वो उसका कोई पर्टिकुलर स्टेज है कि इतने टाइम तक वो उनके साथ में वो कॉम्प्लिकेशंस रहती है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसको ट्रीट करते हैं? एक्चुअली स्ट्रोक में ये डिपेंड करता है उस पर कि उनको इम्फाक्ट कितना बड़ा हुआ है, अगर ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हैम्पर्ड हुआ है या राइट पार्ट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं और उसमें सिम्टम्स भी अलग देखने को मिलते हैं। अगर ब्रेन में राइट साइड आता है, राइट साइड इम्फेक्ट हुआ है, तो फिर पेशेंट को थोड़ा थेरेपी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनको जो स्पीच थेरेपी है उनको वो भी करनी पड़ती है और उनको प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एक पूरा फिजियोलॉजिकली चेंज है कि उसमें आपका जो बड़ी, आप बोल सकते हैं कि एक नर्व है जो सप्लाई करती है, उसकी कोई कनेक्टिंग नर्व्स नहीं होती है, तो वो वाला पार्ट ज़्यादा हैम्पर होने पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। नहीं तो ऑलमोस्ट आपको अगर इम्फैक्ट बहुत छोटा है तो बहुत ही कम समय में पेशेंट हील कर सकता है। और थेरेपी अगर आप रिहैब पूरा अच्छे से ले रहे हैं। डॉक्टर प्रियल, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है इसमें फीमेल्स को भी बहुत सी अर्ली एज में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है मंथली साइकिल को लेके, तो उसका क्या तो कॉज है और
क्या उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं थ्रू फिजियो? ये बहुत ही एक बड़ी बात बोली है आपने। ये हाल ही में बहुत अडल्ट लोगों में बहुत अर्ली एज में देखने को मिलता है, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर इरेगुलर मेंसेस। तो इसके लिए भी हम लोग गायनिकोलॉजिस्ट के साथ उसकी जो मेडिकेशंस है उनका ट्रीटमेंट लेके साथ में हम लोग पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग भी करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में एक पर्टिकुलर पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग होती है, जो पेल्विक एरिया है उसके नीचे का वो बस एरिया जो है, मसल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करके हम लोग बहुत सी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको अल्टर भी कर सकते हैं। तो उससे उनको इम्प्रूवमेंट जी, होगा उस चीज़ से? उससे उनको बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। काफ़ी सारी जो फीमेल्स हैं वो भी ये फेस करती हैं, तो उनको भी ये चीज़ से बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो मैम मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर ये कॉम्प्लिकेशंस किसी भी फीमेल के साथ में है, तो उसने थेरेपी की है ना, आपके साथ में किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ सेशंस किए, तो उसका कितने टाइम तक असर रहेगा, या उसको अपनी रेगुलर लाइफ में उसको उस एक्सरसाइज को शामिल करना होगा? जी देखिए, अगर सिर्फ एक चीज़ की बात बोलूँ तो ये सिर्फ एक सिंगल पार्ट नहीं है। इसमें आपको फीमेल मतलब हमें बताना पड़ेगा कि आपको फीमेल को आपको जो डाइट है वो प्रॉपर रखना है। डाइट के साथ आप गायनिकोलॉजिस्ट को आपकी मेडिसिन चल रही है वो, और साथ में एक्सरसाइज है। तो ये तीनों ही चीज़ उनके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जो साथ-साथ अगर आप एक्सरसाइज भी करते रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा, और लाइफ लॉन्ग नहीं, बट आपको कुछ टाइम बाद में आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा काफ़ी। ओके। और अगर जैसे फीमेल्स के लिए हम बात करें, प्री प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, दर्द जी। बहुत ज़्यादा रहता है उस दौरान, जी। तो उसका क्या कारण है, और पोस्ट प्रेगनेंसी वो अपने आप को कैसे रिकवर कर सकते हैं? जी, एक्चुअली आजकल डाइट जो है फीमेल अच्छी डाइट नहीं होने की वजह से, न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जिससे जो बेबी डिलीवरी है नॉर्मल नहीं हो पाता, या फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इसमें भी फिजियोथेरेपी का एक अच्छा जो रोल है वो हम लोग प्ले करते हैं, जिसमें हम गायनिकोलॉजिस्ट की जो कहते हैं ना एडवाइस है, उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी जो है प्रीनेटल और पोस्टनेटल आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे आप एक नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो उससे अगर किसी भी फीमेल को ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है कि उनको बेबी डिलीवर करने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन चाहिए, तो उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं इससे? उससे काफ़ी कम हद तक ये कम कर सकते हैं, और साथ में हम लोग जो ये सिजेरियन के बाद के लिए भी हम लोग उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि वो रिकवरी जल्दी हो। और जो अपन बोलते हैं सी सेक्शन में अपने जो कट लगता है उसके लिए भी एक्सरसाइज होती है, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत एब्डोमेन के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फीमेल्स के लिए। तो उन्हें भी सेशन ज़रूर प्रीनेटल और पोस्टनल में लेने चाहिए। उसके उनके लिए बहुत इफेक्टिव है बहुत। उनकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम, तो जैसा डॉक्टर प्रियल ने बताया कि आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से उन सब चीज़ों को बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं, और रिकवर ही नहीं, आप उसको बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं, और आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ में अच्छी तरह अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो डॉक्टर प्रियल, हम लोग जैसे बात की हमने फीमेल्स को लेके, प्रीनेटल या पोस्टनेटल जो भी प्रोसेस होता है उसको लेके, तो इस दौरान क्या उनको उनके पेल्विक फ्लोर पे भी कुछ उसका इम्पैक्ट आता है? जी। तो उसको कैसे हम लोग क्योर कर पाएंगे? उसके लिए भी पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग होती है। हम लोग कीगल एक्सरसाइज और कीगल एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत सी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे उनका पेल्विक फ्लोर जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उससे बहुत सी इम्प्रूवमेंट मिलती है, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये आप सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है या मेल्स के लिए? नहीं, ये हम लोग मेल्स के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है या फिर हर्निया के बाद भी हम लोग उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग। इसमें हम लोग फिजियोथेरेपी का पार्ट है एक्वा थेरेपी, उसमें भी हम लोग इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है।
ये मेल्स के लिए भी जी। इक्वली ये एक्सरसाइज आप बताते जी। हैं जिससे कि उनका पेल्विक Pelvic मसल्स जो स्ट्रांग हो, strong हो। और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस मेल्स के साथ भी हो रही जी। है। आज की जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और वर्क प्रेशर होता है हर किसी की लाइफ Exactly। में, स्ट्रेस होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि फिजियोथेरेपी जो है वो आपको आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत हद तक मदद बहुत कर सकता है। इस फिजियोथेरेपी इज इक्वल टू योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर, मतलब आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर करती है। और ये बहुत एक सेफ, मैं बोलूँगी कि सेफेस्ट आपका रहेगा, कि बहुत सेफ रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन कोई मेडिसिन नहीं लेना है, और बहुत सेफ है, जिसमें आप एक्सरसाइज करेंगे और आपको खुद को, मतलब आपका ब्रेन, आपका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट हो रहा है, मेंटली आप हैप्पी हो रहे हो, आपकी मसल स्ट्रेंथ हो रही है, तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक थेरेपी है। बिल्कुल। और ये हम लोग, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई हो सकती है जी। फिजियोथेरेपी। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी अडल्ट लाइफ है, किसी बुजुर्ग है जैसे हमारे घर में, तो उनको जैसे कोई रिप्लेसमेंट हुआ है, चाहे नी रिप्लेसमेंट हुआ हो या हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो, तो उससे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। एक तो क्योंकि एक मैच्योर एज में जाके उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसमें क्या फिजियोथेरेपी इफेक्टिव रहेगी? जी, देखो मैं बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी बुजुर्ग लोगों के लिए, जीडियाट्रिक के लिए सबसे ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि उसमें हम एक तो पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग के साथ में उनको जो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस फील होता है, वो हम लोग उनको अच्छे से बताते हैं, एक्सरसाइज कैसे करनी है समझाते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप देखेंगे कि बुजुर्ग जो लोग हैं वो घर वालों के साथ में इतना अच्छे से चिड़चिड़े रहते हैं, ज़्यादा देर बात नहीं करते, तो उनको जब हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बुजुर्ग लोगों के साथ में हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, तो उनका एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिससे उनकी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही बात बोली है डॉक्टर प्रियल ने कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके साथ में उनके फैमिली मेंबर्स नहीं रह पाते। उसका भी एक कारण है कि वो वर्किंग रहते हैं, वो भी अपना, उनको क्योंकि अपना वर्क लाइफ बैलेंस टाइम नहीं दे पाते, तो उनको, तो वो एक साइकोलॉजिकली उनको वो हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो उसके लिए बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं फिजियोथेरेपी में, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे सोसाइटी के जो भी बुजुर्ग हैं, उनको काफ़ी हद तक उससे रिलीफ मिलता है। जी। तो डॉक्टर प्रियल, हम लोग जैसे हमारी सोसाइटी में बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी को लेके, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो वर्किंग हो किसी भी फील्ड में, अगर हम बात करें किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, तो स्पोर्ट्स पर्सन की जो मसल है या उनकी जो बोन्स है वो ऑल द ट्रेंड होती है, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इंजरी हो जाती है उनके साथ में। तो अगर इंजरी होती है उनको, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि टाइप ऑफ इंजरी क्या है और उसको क्या क्योर ट्रीटमेंट रहता है? एक्चुअली उनका ये है कि हम लोग अगर स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा मूवमेंट की वजह से हुआ है कि जो खेलते समय उसको अचानक से उसने रोटेशन किया और लिगामेंट इंजरी हो गई, स्प्रेन हो गया, तो वो उस पर डिपेंड करता है असेसमेंट पे कि उसका जो प्रॉब्लम हुई है, डायग्नोसिस करके पता लगता है कि कितना, कौन सा फेज है और कौन सा डिग्री, कौन सा ग्रेड है इंजरी का, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ओके। और आप, हमारे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो क्या होता है ना कि जैसे उनको कोई इंजरी हुई, उन्होंने थेरेपी ली और वो वापस अपने उसमें प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं या टूर्नामेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या ये सही है कि तुरंत रिकवर होने के बाद जाना? नहीं नहीं, सबसे बड़ी गलती स्पोर्ट्स मैन यही करते हैं कि उन्हें पेशेंस नहीं होता, वो सोचते हैं कि पेन कम हो गया है तो हम वापस फील्ड पे चले जाएं, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन जो पहले से ही हेल्दी है, पूरा अच्छे से न्यूट्रिशन लेके हुए भी उनको प्रॉब्लम हुई है, तो उनको पूरा एक ट्रीटमेंट, उनको ट्रेनिंग, पूरा रिहैब चाहिए होता है, जो उन्हें कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें फील्ड पे जाना चाहिए। नहीं तो फिर वो क्या है कि जो उसका रूट है और
कहते हैं जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, वापस से वो रिकरेंट इंजरीज होने की चांसेस रहेंगे। जो भी इंजरी हुई है उनको जी, वापस हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली है। और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसा कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियल ने बताया कि आपको अगर इंजरी हुई है, आप उसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के साथ में आपको प्रॉपर उसके लिए टाइम देना है, क्योंकि अगर आप उसके तुरंत बाद अगर फील्ड में जाते हैं तो जो इंजरी हुई है आपको वापस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको प्रॉपर रेस्ट करना है और एकदम फिट फॉर हो जाएं, दोबारा कंसल्ट करें फिजियोथेरेपिस्ट से। वो आपको फिर अगर ओके करते हैं तभी आप फील्ड में वापस जाइएगा। डॉक्टर प्रियल, फिजियोथेरेपिस्ट को लेके हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे मिथ्स हैं कि ये लोग इक्वल टू डॉक्टर नहीं हैं। Exactly. कि कुछ होता है ऐसा, जी, रूरल जी। लोकेशंस में ऐसा होता है कि इनसे हम क्या कंसल्ट करें, हम्म। कि ये हमारा प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन दे पाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे सोसाइटी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैसेज तो ये है कि अभी मैं जानती हूँ कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट फिजियो के पास जाना अभी सही नहीं समझते हैं, और वो सोचते हैं कि कोई अगर प्रिस्क्राइब करेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन या कोई भी सर्जन, तभी वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको नॉर्मल बैक पेन है, मस्कुलर स्केलेटल कोई भी इशू हो रहा है, तो आप डायरेक्ट फिजियो से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपी में ना केवल बैक पेन, नेक पेन, इन सब का ट्रीटमेंट तो होता ही है, लेकिन साथ साथ आपका जो काउंसलिंग हो गया और प्रीनेटल पोस्टनेटल हो गया, आप न्यूरो रिहैब हो गया, तो बहुत सा एक ब्रॉड चीज़ है ये, जिसमें आप विदाउट मेडिसिन, आपको विदाउट सर्जरी अगर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है और आपका जो बॉडी है पूरी अच्छे से फिट हो रही है, आपका फंक्शन वापस आ रहा है, आपका मूवमेंट सही हो रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो रही है, तो फिर हम फिजियोथेरेपी को मतलब इतना क्यों Blame कर कर रहे रहे हैं? हैं। यस। डॉक्टर प्रियल, आप बीइंग एन फिजियोथेरेपिस्ट हमारे सोसाइटी के लिए क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल सर्वाइव कर पाएँ और अपने आप को फिट रख सकें? जी, सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपना जो पेन है, चाहे छोटा हो, चाहे कैसा भी हो, उसे इग्नोर मत करो और उसे सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपको मतलब पहले दिन से ही अगर कुछ लग रहा है, तो अगर आपकी बॉडी में पेन होता है तो किसी वजह से ही हो रहा है, कि बॉडी आपको अलर्ट साइन दे रही है कि समथिंग इज़ हैपन इन योर बॉडी, तो तुरंत आप उस पर एक्शन लीजिए, ना कि ये कि सही हो जाएगा या खुद से पेन किलर ले लिया। तो इट्स बेटर कि आप पहले तो इग्नोर मत करो पेन को, और दूसरा ये कि आप डेली रूटीन में अपना एक्सरसाइज और एक बार सेशन लेके और अपना पोस्चर करेक्शन और कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि फिजियो से कंसल्ट करके और उनसे एडवाइस लेके ही अपनी लाइफ में ऐड करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बैक पेन या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ही ना आए जिससे आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी के पास जाना पड़े। बिल्कुल, अब बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर प्रियल ने कि आप अपनी लाइफ में ये एक्सरसाइज अगर शामिल करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होगी नहीं, और अगर होती भी है तो आपको राइट कंसल्टेशन लेना चाहिए एक अच्छे फिजिशियन से, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से, और अपना जो भी रूट कॉज है उसको पता करना चाहिए, तभी जाके आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाएगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियल हमारे साथ में बने रहने के लिए, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें हमने की और आपने हमारी ऑडियंस के साथ में इतनी अच्छी बातें शेयर की। आई होप कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये, और उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेगी कि वो अपनी लाइफ में जो भी उनको मिथ था, जो चीज़ों को लेके उनको ये था कि फिजियोथेरेपी अलग चीज़ होती है, एक डॉक्टर से हमको कंसल्ट करना पड़ता है, यह सब चीज़ें होती है। तो आई होप कि उनका मिथ क्लियर हुआ होगा इस एपिसोड के माध्यम से। और अगेन थैंक यू, आप हमारे शो पर आए। उसके मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहले बात थैंक यू सो मच टू यू कि आप अपने इस ब्रॉडकास्ट से ही लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है, उनका मिथ जो है वो क्लियर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच।